हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन में, जिस मूवी का नाम है हरबिंगर डाउन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1982 से, जब एक रशियन स्पेसशिप अनकंट्रोल होकर धरती की सतह की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और सीन यहाँ पे कट होकर हमें एक कॉलेज के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जो अपने प्रोफेसर के साथ समुद्र पे शार्क के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहे होते हैं। और इन स्टूडेंट के ग्रुप के लीडर का नाम होता है सैडी, और सारे लोग हरबिंगर शिप में बैठकर समुद्र की ओर रवाना हो जाते हैं। और इस शिप का कैप्टन ग्रैब, जो कि सैडी का ग्रैंडफादर है, सैडी अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाती है। सैडी सभी को बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र पर रह रहे शार्क के डीएनए पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिन्हें उन्हें सर्वाइव करने पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम जाकर उन पे रिसर्च करेंगे ताकि फ्यूचर में हमें यह सारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सैडी अपना सारा सामान अपने रूम पे रख रही होती है, तभी कैप्टन सैडी को बुलाता है और कहता है आज रात को शिप तुम चलाओगी। सैडी कहती है मुझे यह सबसे डर लगता है। कैप्टन कहता है तुम्हारे मॉम डैड को समुद्र पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तुम्हें अपने डर को काबू करना चाहिए। सैडी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात पे सैडी जब अपने रूम पे सो रही होती है, उसे अपने टैब पे समुद्र पे अजीब तरह की सिग्नल मिलती है। सैडी जब उस चीज़ को समुद्र से बाहर निकालती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या चीज़ है, जो कि पूरी तरह से बर्फ पे जम चुकी थी। प्रोफेसर स्टीवन को लगता है कि उन्होंने कोई नई चीज़ की खोज कर ली है, और वो एक्साइटेड में इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगते हैं। सभी लोग मिलकर जब बर्फ को हटाते हैं, उन्हें अंदर सोवियत का निशान मिलता है। इन्हें समझ पे आ जाता है कि यह कोई रशियन एस्ट्रोनॉट है, जो कि समुद्र पे कई साल पहले क्रैश हो गया था। कैप्टन ये सारी चीजें रशियन मिलिट्री को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन प्रोफेसर स्टीवन कहता है यह खोज हमारी है, हम इसे अपने यूनिवर्सिटी के म्यूजियम पे रखवाएंगे, जिससे हमारे यूनिवर्सिटी का नाम होगा। कैप्टन कहता है ठीक है, लेकिन यह सारा क्रेडिट सैडी को मिलेगा, क्योंकि उसी ने इसकी खोज की है। प्रोफेसर स्टीवन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो इसका क्रेडिट खुद लेना चाहता था। अब समुद्र पे मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए कैप्टन शिप को कुछ देर के लिए वहीं पर रोक देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टीवन सैडी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस खोज का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम लोगों को यहाँ पर लेके आया हूँ। तभी वहाँ बॉमैन नाम का बंदा आकर बिग बी को प्रोफेसर को अपनी बात पे उलझाए रखने के लिए कहता है, और मौका मिलते सैडी वहाँ से भाग जाती है और वो रशियन लड़की सेवेट के साथ उस एस्ट्रोनॉट के पास जाती है। वो जब उसके बॉडी से स्पेस सूट को हटाती है, उसे समझ पे आ जाता है कि इसकी मौत जलने से नहीं हुई है, और उसकी बॉडी भी अजीब तरह से अकड़ चुकी थी। सैडी उस एस्ट्रोनॉट के बॉडी का छोटा सा टुकड़ा एक सैंपल के तौर पे कलेक्ट कर लेती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टीवन को मालूम पड़ जाता है कि बिग बी मुझे बस अपनी बातों पे उलझा रहा है। स्टीवन वहां से सीधा सैडी की रूम की ओर जाने लगता है, जहां सैडी उस सैंपल की मदद से माइक्रोस्कोप पे चेक कर रही होती है, जहां वो बता रही होती है कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी अभी पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई है, उसे कोई चीज अभी भी जिंदा रखे हुए है, और वो जो भी वायरस है वो काफी खतरनाक है, और वो किसी का भी डीएनए को बदल सकता है। और ये सारी बातें प्रोफेसर स्टीवन सुन रहा होता है, और वो सीधा बिना ग्लव्स पहने एस्ट्रोनॉट के पास जाकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। दूसरी तरफ रशियन लेडी स्टीव और बिग बी दोनों को आपस में बहस हो जाती है, और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी बिग बी सेबर्ट के गर्दन पे कटा हुआ निशान देखता है। दूसरी तरफ अब हम शिप में एक वर्कर को देखते हैं, जिसे अपने बेड पे किसी चीज की आवाज आती है। वो जब चेक करता है, वहाँ एक अजीब तरह का क्रिएचर था, जो उसे तुरंत अपनी ओर खींचकर मार देता है। दूसरी तरफ सैडी कैप्टन को आकर बताती है कि वो एस्ट्रोनॉट के बॉडी पे जिस तरह का हार्मफुल बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वह स्टीवन आकर कैप्टन से कहता है कि सैडी ने बिना कुछ सोचे एस्ट्रोनॉट के प्रेशर सूट को खोल दिया है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उसके बॉडी के अंदर क्या है, और मैं अब सैडी के ऊपर केस चलाऊंगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस खोज का क्रेडिट मुझे दे दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। सैडी मान जाता है। अब सभी लोग बेसमेंट में जाकर उस एस्ट्रोनॉट के बॉडी को सील पैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी सभी को मालूम पड़ता है कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी वहां से गायब है। स्टीवन सारा ब्लेम सैडी पे डाल देता है कि इसी ने बॉडी को कहीं छुपाया होगा। सैडी कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। कैप्टन शिप में सभी लोगों को बुलाता है और कहता है एस्ट्रोनॉट की बॉडी गायब है, अगर किसी ने छुपाया है तो बता दो। सभी शिप के मेंबर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। तभी स्टीव शिप से बाहर आकर कांपने लगता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। सभी लोग उसे पकड़कर अंदर लाते हैं और उसे एनेस्थीसिया का डोज देने वाले होते हैं। तभी स्टीवन के बॉडी से एक अजीब तरह का क्रिएचर बाहर आ जाता है और स्टीव का काम वहीं तमाम हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बॉमैन नाइट्रोजन से स्टीव
के बॉडी को फ्रीज कर देता है। सैडी बताती है कि इस शिप में एक क्रिएचर मौजूद है जो कि एक पैरासाइट छोड़ता है और जो भी उसके संपर्क में आता है उसकी भी हाल स्टीवन की तरह हो जाता है। सैडी क्रिएचर का एक टुकड़ा अपने लैब पे ले जाकर चेक करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि ये स्पीसीज पे गर्मी का कोई भी असर नहीं होता है और इसे काटने पर ये 2 हो जाते हैं, यानी इसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन यह प्रक्रिया करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, इसलिए वो हमें अपना चारा बना रहे हैं ताकि वो और ताकतवर हो जाए। और इस क्रिएचर की खास बात यह है कि इस पे लाखों तरह के डीएनए मौजूद है जो किसी भी होस्ट को मारकर उसके बॉडी के दिमाग को यूज कर सकती है। दूसरी तरफ कैप्टन एक आदमी के साथ बेसमेंट में जाता है जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। तभी उसे बेसमेंट में खून नजर आता है। तभी सामने वो क्रिएचर आ जाता है और वो उस वर्कर को मार देता है। कैप्टन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। कैप्टन बाहर आकर सभी को बताता है कि वो क्रिएचर इतना ताकतवर है कि उसने स्टील के पाइप को बिल्कुल रबर की तरह मोड़ दिया है। सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि वो क्रिएचर सभी को मारे, उससे पहले हमें उसे नाइट्रोजन से फ्रीज कर देना चाहिए। तभी अचानक से उस शिप की लाइट चली जाती है, जिससे उन्हें समझ पे आ जाता है कि वो क्रिएचर कितना स्मार्ट है। कैप्टन कहता है बैकअप जनरेटर ज्यादा देर नहीं चलेगा, हम पैसे किसी एक को बेसमेंट में जाकर मेन जनरेटर स्टार्ट करना होगा। सभी लोग नाइट्रोजन लेकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ वही क्रिएचर दिखता है, वो उसे फ्रीज कर देते हैं। तभी शिप में रोने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग शिप के टेरिस पे जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एवियट ने रोनी को लॉक कर रखा है। कैप्टन पूछता है तुमने उसे क्यों पकड़ा हुआ है? एवियट कहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, उसको पसीना आ रहा है। किसी को एवियट के बातों पे विश्वास नहीं होता। तभी रोनी के बॉडी से वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और एवियट तभी उसे गन से मार देती है। सैडी को एवियट के ऊपर शक हो रहा होता है कि उसे क्रिएचर के लक्षण के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे है। सैडी जब एवियट के रूम पे जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ से हथियारों से भरा हुआ बैग मिलता है जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। एबिट बताती है कि मैं रशियन मिलिट्री के लिए काम करती हूँ और 1982 पे हमारे एक स्पेसशिप समुद्र पे क्रैश हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप्स को भेज बदलकर स्पेसशिप को ढूंढने का काम मिला है, क्योंकि रशियन ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे बहुत सारे लोग खतरनाक क्रिएचर पे तब्दील हो चुके थे। हमें बस यह जानना था कि यह क्रिएचर आखिर कितना खतरनाक है। रशियन लेडी सभी को बताती है कि अगले 1 घंटे में यह शिप फट जाएगा क्योंकि मैंने शिप में बॉम्ब लगा रखा है और अगले आधे घंटे में रशियन मिलिट्री आकर मुझे यहाँ से ले जाएगी और तुम फिर सब मारे जाओगे, ताकि यह राज किसी को भी मालूम ना पड़े। कैप्टन यहाँ पे अपने बेटे को तो खो चुका था और वो सैडी को नहीं खोना चाहता था। कैप्टन यहाँ पे सैडी को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडमदर की कैंसर से 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन मैंने तुमको यह बात नहीं बताई ताकि तुम उदास ना हो। और मैं तुम्हारे ग्रैंडमदर की अस्थियाँ अक्सर समुद्र में बहाने के लिए लाया करता हूँ, लेकिन कभी उसे समुद्र पर डाला नहीं। तभी कैप्टन देखता है कि रशियन लेडी के पीछे वो क्रिएचर पाइप से आ रहा होता है। कैप्टन सभी को इशारा करता है और सभी रशियन लेडी की ओर बढ़ने लगते हैं। रशियन लेडी जैसे ही पीछे हटती है वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसे खींच के ले जाता है, लेकिन रशियन लेडी बच जाती है। तभी वो मैन रशियन लेडी के पास आता है और पूछता है कि तुमने बॉम्ब कहाँ फिट करा है, नहीं तो मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। वो लेडी सभी बॉम्ब की लोकेशन बता देती है। तभी वो क्रिएचर रशियन लेडी को बिल्कुल पास आ जाता है और वो वहाँ से उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और वो क्रिएचर अब पहले से और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। दूसरी तरफ सभी लोग सारे बॉम्ब को एक एक करके इकट्ठा करने लगते हैं। सैडी यहाँ पे जब बॉम्ब को बेसमेंट से कलेक्ट कर रही होती है तभी उसके चारों तरफ वो क्रिएचर आ जाता है जो पानी के चारों तरफ घूम रहा होता है। सैडी बिल्कुल धीरे धीरे उस बॉक्स से बाहर निकलती है, लेकिन क्रिएचर ने उसको फील कर लिया था और वो क्रिएचर वहां से बाहर निकल जाता है। सभी लोग उस रूम से बाहर निकलकर गेट को लॉक कर देते हैं। तभी कैप्टन को एहसास होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो सभी को खुद से दूर करने लगता है और वो सैडी से उसे मारने के लिए कहता है उससे पहले कि वो क्रिएचर बन जाए। अब कैप्टन यहाँ पे अपनी वाइफ की अस्थियों को समुद्र पे बहा देता है। दूसरी तरफ जैसब जब इंजन रूम पे जनरेटर को स्टार्ट कर रहा होता है तभी वो क्रिएचर जैसब के ऊपर हमला कर देता है। जैसब उसे मार तो देता है लेकिन वो बच जाता है। अब जैसब जनरेटर को जैसे ही स्टार्ट करता है क्रिएचर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ वोमैन और सैडी एक क्रिएचर को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जहाज पे जितने भी क्रिएचर है सब मारे जा चुके हैं और वोमैन कैप्टन के ऊपर नाइट्रोजन ताने हुए खड़ा हो जाता है ताकि वो जैसे ही क्रिएचर बने वो उसे फ्रीज कर दे। सैडी शिप को स्टार्ट करती है तभी वो क्रिएचर वोमैन को मार देता है और सैडी जब वो देखती है वो रोने लगती है और वो कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन उसे पूरे शिप को फ्रीज करने के लिए कहता है। सैडी पूरे शिप को एक बड़े से बर्फ पहाड़ की ओर मोड़ देती है। तभी वो क्रिएचर गेट तोड़कर सैडी को मारने के लिए आता है। तभी सैडी खिड़की को खोलकर शिप से बाहर कूद जाती है और पूरा शिप बर्फ के पहाड़ पे जाकर घुस जाता है। तभी सैडी को वॉकी टॉकी पे डच शिप की आवाज आती है। सैडी अपना लोकेशन उन्हें बता देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।